ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मुंबई से आ रही है जहां पे अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत हुई है। शेफाली की मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। फॉरेंसिक टीम और मुंबई पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दिल का दौरा पड़ने का शक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिवार के सदस्यों से पुलिस कर रही है पूछताछ। कुक और मेड से भी मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है, क्योंकि देखिए अचानक से ही अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला का कल रात में निधन हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली को कार्डियक अरेस्ट आया था। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह का पता चलेगा। पति पराग त्यागी शेफाली को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। शेफाली जरीवाला ने अपने शानदार अभिनय और अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत लिया था। 2002 में आई कांटा लगा गाने में उनके डांस ने उन्हें रातों रात फेमस बना दिया था। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी सीरियल और प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था कि खुलकर जिंदगी जीना सीखे। लेकिन अब अचानक से ही इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि शेफाली अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो एक गंभीर बीमारी से लंबे समय से जूझ रही थी। उसका बाकायदा वो नियमित उपचार भी ले रही थी, लेकिन कल रात को अचानक से उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई। पति ने उन्हें अस्पताल में ले जाया, जहां पे डॉक्टर्स ने शेफाली जरीवाला को मृत घोषित किया है। फिलहाल यहाँ पे देखिए पुलिस पूछताछ कर रही है। जो घर के मेड है और जो गार्ड्स है, सभी से पूछताछ जारी है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही स्पष्ट होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। और कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है। लेकिन देखिए शेफाली युवाओं में बहुत फेमस थी। यूथ उन्हें बहुत पसंद करता था। उनका गाना कांटा लगा फेम 2002 में जब रिलीज हुआ था तो रातों रात वो फेमस हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मिले हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पर वो हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बनी रहती थी, क्योंकि उनकी खूबसूरती, उनका प्रेजेंस, उनका फिटनेस वो देखते ही बनता था। फिलहाल शेफाली की मौत से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की है, जब शेफाली ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था और हमेशा से अपनी फिटनेस फ्रीक के लिए जानी जाती थी शेफाली जरीवाला। 2024 में आखिरी बार टेलीविजन स्क्रीन पर देखा गया था। तो जिस सोसाइटी में शेफाली रहती थी, उस सोसाइटी के वॉचमैन से हमारी सहयोगी सुजाता ने बातचीत की। उन्होंने क्या बताया ये आपको सुनाते हैं। कल आप 8 बजे यहाँ पे थे, फिर 8 बजे के बाद गाड़ी निकली यहाँ से? गाड़ी तो निकली है। हाँ। लगभग 10 सवा 10 बजे। जैसे गाड़ी आई मैं गेट खोल दिया। गेट गाड़ी के अंदर क्या था नहीं था वो भी नहीं मैं देख पाया। अब नहीं देख पाए। गाड़ी स्पीड में गई, चली गई। शेफाली उतरती थी नीचे? परसों देखा था मैं। शेफाली को? हाँ, अकेले परसों किसी देखा रात? था। दोनों थे, मियाँ बीवी दोनों थे, कुत्ता लेकर के उतरे थे। और जब ये निकले यहाँ से 10:15 बजे, उसके बाद कोई आया? कोई अंदर उनके दोस्त यार को जाके पूछ रहे थे? 1 बजे में कोई आया था उधर से। हाँ। वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला कि वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। वहीं कूपर अस्पताल से और ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी अबीरा। खड़े हैं कूपर हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का बॉडी लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। कल रात बहुत ही दुखद खबर मिली कि एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला नहीं रहे। वो उनके हस्बैंड और उनके दोस्त, 3 दोस्त उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए थे बिकॉज़ उनकी तबीयत ख़राब थी। लेकिन बोला गया है कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचे वो उनकी ऑलरेडी देहांत हो चुकी थी। अभी तक रीज़न नहीं पता
कि उनकी देहांत किस वजह से हुई थी। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कार्डियक अरेस्ट है, बट हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। शेफाली जानी जाती थी बिग बॉस 13 के लिए, और ऑफ कोर्स उनको वो जानी जाती थी एज द काटा लगा गर्ल। उनको सब इसी नाम से जानते थे, काटा लगा गर्ल। और वो ये भी एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं जानी जाती हूँ काटा लगा गर्ल के नाम से, और ये मुझे बहुत खुशी देती है। और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे फैंस मुझे इसी नाम से जाने टिल आई डाई। तो ये वाली जो इंटरव्यू है, ये वाला उनका कोट वायरल हो गया कल रात उनके शॉकिंग देहांत के बाद। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थी, उनके 3 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। सो हाँ, आज सुबह सब ये बहुत ही सैड न्यूज़ के साथ उठने वाले हैं, बिकॉज़ ये कल देर रात को हुआ है। तो अभी फिलहाल शेफाली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ये मौत किस वजह से हुई है स्पष्ट होगी, और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से खबर, जहां पे निलंबित पटवारी ने आत्महत्या की है। भारतमाला परियोजना से जुड़ा ये पटवारी फार्म हाउस में फांसी लगाकर जान दी। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं निर्दोष हूँ, बड़े अधिकारियों पर फंसाने का आरोप लगाया। 30 जून को रिटायर्ड होने वाला था पटवारी। थाना सकरी पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है, और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है, और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपने बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है। दुर्गा प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। दुर्गा, यहाँ पे पटवारी ने निलंबन के बाद से, क्योंकि इतना ज्यादा वो प्रेशराइज अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, तभी एक खौफनाक कदम उठाया, सुसाइड नोट भी छोड़ रहा है। उसके आधार पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो भारतमाला परियोजना है, यह बिलासपुर उरगा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला जो है वो उजागर हुआ था। इस मामले में कार्रवाई की जांच टीम बैठी थी, और जांच में तहसीलदार और पटवारी दोषी पाए गए थे, जिसमें तीसरा थाना में जो है तोरबा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। इस मामले में पटवारी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुआ था, साथ में जो पूर्व तहसीलदार थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी पटवारी जो है वो परेशान नजर आ रहे थे, और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। अपने बहन के फार्म हाउस में जाकर उन्होंने फांसी लगा दिया, और साथ ही उसके बाद 2 सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें अपने बेगुनाही का जो है का जिक्र किया था। साथ ही उसमें प्रशासनिक अधिकारियों पर भी उनको फंसाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और लेकिन जिस तरह से इस भारतमाला परियोजना में छत्तीसगढ़ में ऐसे कई अधिकारी और कर्मचारी जो है इस मामले में आरोपी पाए गए हैं। इस बिलासपुर के जो 2 अधिकारी कर्मचारी अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बताया जा रहा है जिस तरीके से पटवारी ने अपने बहन के फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की प्रशासन उनके ऊपर दबाव बना रही थी, और इसी का ये उस दबाव में आकर इन्होंने अपने सुसाइड कर लिया है। जी दुर्गा, इस सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र यहाँ पे पटवारी ने किया है, मृतक पटवारी ने, क्या उनका नाम भी इसमें मेंशन किया गया है? देखिए, पटवारी ने सुसाइड नोट तो छोड़ा था, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन निश्चित तौर पे उसने एक संकेत जरूर दिया है कि अधिकारी वर्ग के द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, और एक साजिश के तहत उनका नाम जो है वो उल्लेखित किया गया था, और इसी कार्यवाही के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया था और निलंबित किया गया था। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, उनको अभी बीते 30 जून को ही, मतलब आने वाले 2 दिनों के बाद ही उनको जो है रिटायरमेंट होना था। ऐसे में इतना बड़ा कदम उठाना और एक सुसाइड नोट के माध्यम से ये संकेत करना कि अधिकारियों के दबाव में ही ये कार्रवाई की गई है, ये निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक कार्यवाही पर एक सवाल खड़े करता है। क्योंकि छोटे कर्मचारी जो हैं वो किसी बड़े घोटाले के नाम शामिल तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन वो एक षड्यंत्र का एक
वो होते हैं। जी बिल्कुल, ये कोई पहला दफा नहीं है। देखिए, बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों की बलि दी जाती है। इसी तरीके से पूरा मामला जो है इस ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक बड़ा एक कलंक है सिस्टम के ऊपर। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर कुछ समय के बाद से ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस मामले में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो इस मामले में बड़े अधिकारियों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। फिलहाल आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से खबर है, जहां पे जीएसटी विभाग का अनोखा कारनामा, मृत अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। 68 की ट्रांसफर लिस्ट में मृत अधिकारी का नाम और 68 अधिकारियों की जारी की गई है ट्रांसफर लिस्ट में 26वें नंबर पर दयाशंकर नेताम का नाम है। दयाशंकर नेताम का पहले ही निधन हो चुका है। जीएसटी विभाग का अजीब कारनामा देखने को मिला है। कुछ समय पहले हमने देखा कि कैसे मृतकों को प्रमोशन दिया गया था और आज यहाँ पे मृतक का ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मानवीय भूल बार बार नहीं हो सकती है, क्योंकि अमूमन जो एक जागरूक सिविलियन होता है या अधिकारी होता है, वो पिछली गलतियों से सबक लेता है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, अभी हमने एक पूरा स्टोरी, पूरा पैकेज बनाया था कि किस तरीके से मृतकों को प्रमोशन दिया जाता है, आज यहाँ पे मृतक का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये मानवीय भूल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जागरूक होगा, जो समझदार इंसान होगा, वो जो जिम्मेदार होगा, वो पिछली गलतियों से सबक लेगा। दीपिका, हम और आप और जो जनता है, लोग हैं, उनके लिए तो ये मानवीय भूल नहीं लगता है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाएगी तो उनकी तरफ से जवाब यही आएगा कि यहाँ पर जो है मानवीय भूल है, या जो अपडेट किया जाना था, जिसे हम कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक, उस बात को भी यहाँ पर जिक्र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी विभाग से जो कल लिस्ट जारी हुई, जिसमें एक लिस्ट है जिसमें 68 एसपीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर के ट्रांसफर किए गए, जो उनमें से रायपुर में दयाशंकर नेताम पदस्थ थे। उनका नवंबर में निधन हो गया और उसके बाद से ये कहा जाए कि उनकी पेंशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं कि परिवार के लोगों को पेंशन मिलना और उसके साथ ही जो अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है परिवार के सदस्यों को, उसकी प्रक्रिया लगभग फाइनल है, ऐसा विभाग के अधिकारियों से अनाधिकारिक तौर से पता चला है। लेकिन जो मामला सामने आया तो इससे तो यही साफ है कि कहीं ना कहीं जो लिस्ट बनी रहती है और जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो उससे पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं करते हैं। जैसा कि सरकारी सिस्टम में हमेशा दीपिका सवाल उठते हैं कि लाल फीता शाही है, किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? उसकी वजह यह है कि जो सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए, जो जहां पे भी गलती होती है, जहां भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, अनियमितताएं हो, अगर वो मामले उजागर होते हैं और उन्हें सीधे तौर से अगर देखा जाए कि कड़ी कार्रवाई हो, तो उसके बाद आने वाले वक्त में लगाम लग जाती है। लेकिन ऐसे जब भी मामले आते हैं तो साधारण सी जो कार्रवाइयां होती हैं उससे जो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, और यही वजह है कि जो लगातार लापरवाही के मामले कहें या अनियमितता के, घोटाले के मामले, वो उजागर होते हैं। इसके पहले भी एनडीटीवी ने एक खबर दिखाई थी कि रायगढ़ में 2013 में किस तरीके से भर्ती हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसमें 559 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकला था और 605 की भर्ती कर दी गई। ये क्या उसमें अनियमितता थी। दूसरा, उनको जो नियमित कर्मचारियों का जो वेतन है वो उन्हें अनियमित कर्मचारियों को दे दिया गया, जिससे 5,71,00,000 रुपए की राशि शासन को नुकसान हुई। उससे बड़ी बात एक और फिर 10 साल बाद उजागर होती, मतलब कुछ दिन पहले, जब ये नियम था कि 10 साल तक जो अनियमित कर्मचारी हैं वो अगर अपनी सेवाएं करते हैं तो उसके बाद उनको प्रमोशन करके नियमित कर दिया जाएगा। जब वो लिस्ट जारी हुई तो उसमें ये देखा कि 11 जो चतुर्थ श्रेणी के अनियमित कर्मचारी हैं उन्हें नियमित कर दिया गया, और जिनकी पहले मौत हो चुकी थी उनकी बाकायदा तारीख थी। तो अब समझिए कि जब एक मामला उजागर होता है और उसके कुछ ही दिन बाद देखें कि कल ही एक जो आदेश जारी हुआ और विभाग को ये पता नहीं, और या विभाग में जो लिस्ट तैयार कर रहे हैं उनको पता नहीं, उन अधिकारियों को उन्होंने फाइल जलाई, जिस व्यक्ति का नवंबर में निधन हुआ उसका ट्रांसफर कर दिया। जी बिल्कुल जुल्फिकार, ऐसे मुद्दों को लेकर, चाहे वो घोस्ट एम्प्लॉय की बात हो, चाहे वो मृतकों के प्रमोशन की बात हो, या फिर अब मृतक के ट्रांसफर की बात हो, ऐसे मुद्दों को एनडीटीवी जोर शोर से उठाता है ताकि हम ये सोचते हैं कि बार बार हम आईना दिखाएंगे तो ये गलती जो है रिपीट नहीं होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जो अब सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं उससे तो ये कह सकते दीपिका कि ये सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं और हम चौथे
स्तंभ की जो है भूमिका जो है उसको निभा रहे हैं। उन परिस्थितियों में इन बात को हमें बार बार उजागर करना होगा, बार बार बताना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक तौर से अगर बयानबाजी की बात करें तो उनकी तरफ से जवाब यही आएगा कि इस तरीके की अगर विकास की जो बातें हैं वो एक प्रक्रिया है। अगर गलती है, मानवीय भूल है, तो एक व्यक्ति से हुई है तो दूसरे व्यक्ति से भी हो सकती है, लेकिन इसमें जो अलर्टनेस है वो अलर्टनेस हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी को रखनी होगी, उन्हें सावधानी बरतनी होगी, उसका वेरीफाई करना होगा और खुद को भ्रष्टाचार अनियमितता से दूर करना होगा। और जब ये नैतिक जिम्मेदारी उन कर्मचारी अधिकारी के अंदर बनेगी तो निश्चित तौर से इस पर लगाम आने वाले वक्त में लग सकती है। जी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में ये लगाम लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी लॉबी, एक बड़ा नेक्सस ऊपर बैठा है जिसके चलते बार बार ये गलती सामने आ रही है। बिल्कुल, इससे उम्मीद तो क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही जो सभी चीजें कायम रहती हैं, तो आप उम्मीद तो कर सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र और सरकारें हर 5 साल में बदलती हैं, तो सरकारें अगर इन सबसे सीख लेती हैं तो वो सरकारें आप देखो कि रिपीट होती नजर आती हैं। जो सरकारें अगर लगातार इस तरीके की गलतियां करती हैं, प्रशासन की गलतियों पर सीधे तौर से अगर देखा जाए तो नुकसान सरकार को होता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करते हैं, भ्रष्टाचार करें, अनियमितताएं करें, तो ये तमाम भ्रष्टाचार करें तो ये इसका पूरा सीधे तौर से जो छवि होती है सरकार की उस पर पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को निर्णय लेना होता है कि उसमें पारदर्शिता हो, सरकार के जो काम है उस पर सुशासन हो, और जब तमाम चीजें वहां पे हो जाती हैं तो ये तमाम तरह की जो गलतियां होती हैं वो उनके होने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार विस्तार से जानकारी देने के लिए। विदिशा से खबर है जहां पे दलित परिवार पर हमला, बढ़ता जा रहा ये विवाद। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संज्ञान लिया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज होगी एफआईआर। कल खेत में बोआवनी के दौरान यहां पे मारपीट हुई थी। दबंगों पर दलित परिवार से मारपीट का आरोप है और परिवार पर लाठी बरसाने का ये वीडियो है। दबंगों पर मारपीट के साथ बीज छीनने का भी आरोप है। हमले में 2 महिला और 4 लोग घायल हुए थे। विदिशा में खेत में बुआई के दौरान दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। घटना उस वक्त की है जब दलित परिवार खेत में बुआई कर रहा था। इस दौरान दबंगों ने बुआई को लेकर विवाद किया और दबंगों ने मिलकर पूरे परिवार पर लाठी डंडों की बरसात की, जिसका वीडियो भी सामने आया। मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। और नावेद खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नावेद, पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है और कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज होगी। कब तक मेडिकल रिपोर्ट आएगा? ये मैं आपको बता दूं, मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार है। बस 1-2 दिन में मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। और जो विदिशा जिले की लटेरी तहसील का नारायणपुरा गांव है, जिसमें 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। एक पक्ष का आरोप था कि उन्होंने लाठी डंडों से पिटाई की है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कई महिलाएं और पुरुष घायल हुए थे, जिनका इलाज अभी जारी है। और लगातार इस मामले में ये निकल के सामने आया है कि ये पूरा जो मामला था ये जमीनी विवाद था। प्रशासन का भी कहना है कि ये सरकारी जमीन थी। एक पक्ष दावा कर रहा था कि वो उसकी जमीन है और वो उस पे बीज बो रहा है, जबकि दलित परिवार भी दावा कर रहा था ये उसकी जमीन है, वो कई दिनों से खेती कर रहे हैं। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे जमकर लाठी डंडा किया है। अब एसपी रोहित कासवानी का इस पर पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नावेद जानकारी देने के लिए। रतलाम से खबर है जहां पे बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। केदारेश्वर महादेव मंदिर में जल तांडव देखने को मिला है। बेकाबू झरने का खौफनाक वीडियो सामने आया। मंदिर के ऊपर से निकलता दिखा है पानी। झरने को लेकर लोगों में आस्था है। भगवान शिव का जलाभिषेक करता है झरना। झरने को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नीचे भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति है और उसके ऊपर झरने का ये सैलाब और ये आस्था भी है कि झरना भगवान महादेव का, भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है और इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन बरसात के इस मौसम में देखिए किस तरीके से ये उफान मारता हुआ झरना।
एमपी में बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। कुछ घंटों में बारिश से भोपाल में जलभराव की स्थिति है। भोपाल रेलवे स्टेशन के पास से भरा है पानी और पानी के बीच से चलते दिखे लोग। बारिश के पानी में डूबी दिखी गाड़ियां। बारिश के चलते बड़ी है लोगों की मुश्किलें, क्योंकि लोगों का हाल बेहाल है। लगातार बारिश के चलते महज कुछ घंटों की बारिश में देखिए भोपाल में किस तरीके से जलभराव की स्थिति बन गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुस गया है और शहर के हालात ऐसे हो गए कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े उठ गए हैं। स्थानीय लोगों को भारी बारिश की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। ग्वालियर से खबर है, जहां पे पिस्टल के नकली लाइसेंस का मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों से मामले की पूछताछ कर रही है पुलिस और गैंग को लेकर भी जानकारी जुटाने में लगी है पुलिस। और अब तक लाइसेंस के नाम पर 3 लोगों की ठगी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल में हथियारों को किसी शौक तो किसी से नहीं छिपा है। जो लोगों का शौक है हथियारों को लेकर, प्रदेश के गृह मंत्रालय से जारी होने वाले पिस्टल रिवॉल्वर के लाइसेंस को लेकर सख्ती हो गई है, तो वहीं जिलों में कलेक्टर लाइसेंस नहीं बना रही है। इसी सख्ती की आड़ में बदमाशों ने फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया और फर्जी लाइसेंस बनाकर लोगों से ठगी करने लगे हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब शहर के अंदर ही फर्जी 3 लाइसेंस पकड़े गए, जिसको लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दैनिक समाचार पत्र में कुछ फर्जी लाइसेंस बनने को लेके एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जो एडीएम महोदय हैं उनके यहाँ जांच हुई थी और जिन व्यक्तियों के नाम से फर्जी लाइसेंस बनना बताया गया था उनको कथन के लिए बुलाया गया था। इस पर एक प्राथमिक जांच कर कलेक्ट्रेट द्वारा हमारे थाने में भेजी गई, विश्वविद्यालय थाने भेजी गई है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में बारिश शुरू होते ही जलभराव की समस्या होने लगती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में आंदोलन शुरू कर दिया। आप कार्यकर्ता सड़क पर हुए गड्ढों में बीजेपी का झंडा लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि जहां पर सड़क पर गड्ढा है वहां पे बीजेपी का झंडा होगा। आंदोलन की शुरुआत सिटी सेंटर से की गई और यह आंदोलन पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में चलेगा। आप नेता का कहना है कि सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने की वजह से जल खराब हो गया, सीवर ओवरफ्लो हो गया है, गंदगी का अंबार है, राहगीर परेशान है। जो सड़क 1 हफ्ते पहले बनी उसके अंदर 3 बार गड्ढे हो गए। किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ, किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, ठेकेदारों को लाभ दिया जा रहा है और जब ऐसी सड़कें बनेंगी तो उनपे भ्रष्टाचार की भूख खुलेआम आ रही है। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया है, पूरे शहर में ये अभियान चलेगा। जहाँ जहाँ सड़क पे गड्ढा होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास पर जोर दिया जा रहा है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में रेल सेवा का विस्तार होने जा रहा है और 160 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के लिए रेलवे विभाग ने तैयारियां तेज कर ली है। देश के सबसे चैलेंजिंग इलाकों में से एक बस्तर में विकास की गाड़ी ने तेजी पकड़ ली है। किरंदुल से भद्राचलम के बीच प्रस्तावित 160 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद इस इलाके में नई रेल लाइन के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। आप देख सकते हैं ये सर्वे कार्य किया गया है और ये रेलवे डिपार्टमेंट के अफसरों ने सर्वे के दौरान इसे मार्किंग किया है। इसका मतलब ये है कि इस रास्ते से रेल लाइन गुजरेगी और ये जो इलाका है जहां मार्किंग हुई है ये सबसे बेहद नक्सल प्रभावित इलाका मिनपा में आता है। सुकमा जिले का जो बेहद नक्सल प्रभावित इलाके में से गिना जाता है। साल 2020 में इसी इलाके में माओवादियों ने डीआरजी के 17 जवानों को एम्बुश में फंसाकर शहीद कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि ये इलाका कितना खतरनाक है। ये रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। इंदौर देवास रोड पर भीषण जाम है और जाम में फंस रहे थे 3 लोगों की मौत हुई है। जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, 3 लोगों की जान चली गई है। जाम में एक एम्बुलेंस के 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से कैंसर मरीज की मौत हुई है। 2 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। 32 घंटे तक ये जाम लगा रहा और जाम में फंसी रही करीब 4 गाड़ियां। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जाम में ये लगने के चलते, क्योंकि काफी लंबे समय तक ये जाम लगी रही, जिससे 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। 4000 गाड़ियां फंसी, काफी घंटे लंबे समय तक ये
जाम में जूझते रहे, जिससे 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। कैंसर पीड़ित पेशेंट की मौत हुई है। अरविंद चौक से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अरविंद, अस्पताल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा था, एम्बुलेंस जो जाम में फंसी रही, जिसमें पेशेंट की मौत हुई है। इस मौत के लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? जी, साफ तौर से बताता हूँ, 1 हफ्ते से देवास इंदौर मार्ग पर जो डकाचिया अर्जुन बड़ौदा है, यहाँ पर जाम लग रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बात करें, कल इतना भयंकर जाम लगा जो 32 घंटे लगा, जिसमें एम्बुलेंस जाम में उलझ गई, हुटर बजाती रही, शर्मती। ड्राइवर, परिवार वाले, पुलिस वालों से, आसपास के लोगों से विनती करते रहे, एम्बुलेंस निकाल दो, एम्बुलेंस निकाल दो, लेकिन जाम इतना खतरनाक था कि एम्बुलेंस नहीं निकल पाई। जो एम्बुलेंस के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो खत्म हो गया, उससे जो वहां पर मरीज था उसकी मौत हो गई। वहीं हम बात करें, जो 2 लोग थे जो जिनकी अटैक आने से जो एम्बुलेंस के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उनमें अटैक आया, उन लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचा पाया, वो लोग भी सही टाइम पर अस्पताल चले जाते, उनकी मौत नहीं होती। बात करें, ये जो ब्रिज बन रहा है, ये जो हेवी रोड है, ये कहीं ना कहीं मौत का ब्रिज बोल सकते हैं, इसको मौत का जाम बोल सकते हैं। प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आ रही है। जी, अब इस पूरे मामले में प्रशासन का क्या कहना है और जिन्होंने अपनों को खोया, पीड़ित परिजन का क्या कहना है? जब एनडीटीवी की टीम ने देवास के प्रभारी मंत्री और इंदौर के मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, तो कोई भी कैमरे के सामने नहीं आए, ना ही मोबाइल पर ये बोलने के आवाज नहीं करी। साफ तौर से प्रशासन की कितनी लापरवाही और कितनी जाने जाएंगी। आज सुबह की बात करें तो यात्री बसें जो इंदौर की ओर जाती हैं, जबलपुर से और कई शहरों से गुजरती हुई जो इंदौर की गाड़ी आती है, वो जाम में फंसी रही, घंटों यात्री फंसे रहे, लेकिन इसके जवाबदार कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार, ना ही यातायात विभाग है, ना ही शिप्रा थाने वाले इस ओर ध्यान चाहते हैं। 2 जवान लगा देते हैं, वो 2 जवान क्या करेंगे, आप बताएं। अरविंद, एम्बुलेंस पे कुल कितने लोग थे और पीड़ित परिजनों का क्या कहना है? साफ तौर से एम्बुलेंस में परिवार वाले थे, डॉक्टर थे, लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं था तो डॉक्टर भी क्या करते। साफ तौर से उनका साफ ये कहना था कि अगर एम्बुलेंस को निकाल दी जाती तो हो सकता है इसकी जान बच जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद विस्तार से जानकारी देने के लिए।